Welcome class 7th Political Science chapter 2nd of Political Institutional Representation of Democracy part 1. In this part we will study about element of democracy, what is the constitution, what does constitution do, and Indian constitution, and at last we understand what is the preamble. Okay, वन बाय वन हम इन सारी चीजों को समझेंगे इस फर्स्ट पार्ट में. तो लेट्स स्टार्ट विद द एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी. एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी क्या होते हैं? एलिमेंट बेसिकली वो चीजें होती हैं जिनसे मिलके कुछ बना होता है. तो एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी है, एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो ऐसी चीजें जिनसे डेमोक्रेसी बनी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर बात करें हम फर्स्ट आंसर की, सो फर्स्ट important and first element which is necessary, this is the constitution. Okay, अगर डेमोक्रेसी के लिए हमने अपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था डेमोक्रेसी क्या होती है, थोड़ा सा उसका भी शॉर्ट डेफिनेशन ले लेते हैं. व्हाट इज द डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या होता है? अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल, टू द पीपल एंड एक गवर्नमेंट जो पीपल के लिए है एंड बाय द पीपल, ओके. एक बार रिकॉल करते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है. डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा बनावट है, ऐसा ग्रुप है जिसमें कि फॉर द पीपल, जो जनता के लिए बनाई जाती है, जो आम जनता है उसके लिए बनाई जाती है. टू द पीपल, जनता जो है वो बनाती है, सॉरी टू द पीपल जनता से बनती है एंड बाय द पीपल जनता के द्वारा बनाई जाती है. मतलब इसमें जो मेन चीज है डेमोक्रेसी में एक क्या है? पीपल है, जनता है. जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता के लिए बनाई जाने वाली जो गवर्नमेंट है उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं. ओके, तो अब ऑल ओवर द वर्ल्ड में आज के टाइम में मॉडर्न सोसाइटी में लगभग डेमोक्रेसी हर कंट्री में है, कुछ कंट्रीज को छोड़ के. और अगर वहां पर डेमोक्रेसी, मोनार्की है, दो मेन फैक्टर्स होते हैं गवर्नमेंट के, मोनार्की या फिर डेमोक्रेसी, है ना. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो अगर वहां पे मोनार्की सिस्टम है भी तो वो सिर्फ नॉमिनल है. सम ऑफ द कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, सिर्फ वो कुछ कंट्रीज ऐसी हैं गल्फ कंट्रीज में जहां पे अभी भी एब्सोल्यूट मोनार्की चल रही है, पूरी तरीके से राजा रानी वाला जो सिस्टम होता था वो चल रहा है. ओके, तो डेमोक्रेसी समझ में आ गई. हमको क्या पढ़ना है? एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी. तो एलिमेंट्स के मेन चीजें क्या है? मेन जो डेमोक्रेसी है वो कहाँ से आती है? वो आती है कॉन्स्टिट्यूशन से. अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, सब यहाँ. अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? डेमोक्रेसी हमें पता चल गई, डेमोक्रेसी एलिमेंट्स पता चल गए. अब हम बात करेंगे व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना. कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो एक रूल ऑफ बुक, है ना, और अ बुक ऑफ रूल्स फॉर एनी गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन. कोई भी ऐसी रूल बुक, जस्ट सपोज कि ये आपकी बुक है और ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है. कोई भी ऐसी बुक जो एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या किसी गवर्नमेंट, किसी सरकार को चलाने के लिए, किसी कंट्री को चलाने के लिए बनाई गई रूल बुक होती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, अब बुक ऑफ रूल्स और लॉज भी बोल सकते हो आप. क्या बोल सकते हो? और लॉज, ऐसे नियम और कानून वाली बुक जो किसी गवर्नमेंट या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई जाती है उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं. क्लियर हो गई हमारी बातें? क्या क्या क्लियर हुआ? डेमोक्रेसी, एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की प्रॉपर
डेफिनेशन देखें तो वो हो जाएगी हमारे पास, इट इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज अ सेट ऑफ written rules or laws which guide the governing a nation। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। इट इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, लिखे हुए रूल्स या लॉज की बुक होनी चाहिए, विच गाइड, जो हमें बताती है, निर्देश देती है या गाइड करती है, गवर्निंग अ नेशन, किसी एक राष्ट्र को, किसी एक कंट्री को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाया जाता है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन डू। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए करता क्या है, इसके कुछ बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं। पहला है कोऑर्डिनेशन, ये हमारे लिए क्या करता है, फर्स्ट थिंग क्या है, कोऑर्डिनेशन। सबसे पहली चीज, जो इतने सारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट या कंट्री कहाँ होगी, नेशन में क्या होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, हजारों लाखों लोग होंगे, उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना इसका पहला काम है। किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन डू, हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, क्यों नेसेसरी है। तो सबसे पहली चीज क्या है, कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे में सहमति बनाए रखना। दूसरा, पावर्स डिस्ट्रीब्यूशन, किसको कितनी पावर मिलनी चाहिए, कौन सी पावर मिलनी चाहिए, और उस पावर का यूज वो व्यक्ति, वो संस्था, वो ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन कैसे करेगा, इन बातों को भी कहाँ डिस्क्राइब किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके। थर्ड, अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अधिकार, किसी के पास अगर किसी चीज का पावर है तो उसके पास दायित्व भी होगा, लायबिलिटीज भी होंगी, आपको ये करना है। अथॉरिटी और पावर्स, ये चीजें भी उनको बतानी है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू पता चलती हैं कि किस व्यक्ति के किस पोस्ट के, जैसे होता है ना कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिसर्स हैं वो कहाँ काम करेंगे, जो हमारे स्टेट लेवल के हैं वो कहाँ काम करेंगे, इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशंस भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। नेक्स्ट बताएंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ। लॉ, कानून की महत्वता को भी कौन बताता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। नेक्स्ट आएगा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑफ पोस्ट, जो हमारी पोस्ट हैं, जो हमारी हमें जो पद दिए गए हैं उनकी लाइबिलिटी क्या है। ये जैसे कोई मंत्री है, ठीक है, लोकसभा का मंत्री है, राज्यसभा का मंत्री है, प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर्स हैं, किसी राज्य के या किसी एरिया के विधानसभा विधान परिषद के मेंबर हैं, ठीक है, आपके विलेज पंचायत के जो सरपंच हैं, उन सबके पास क्या है, बहुत सारी पावर्स हैं, बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, और उनके साथ साथ बहुत सारी लाइबिलिटीज भी हैं। और ये सारी चीजें हमें कौन बता रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है। ये हमें मेंशन करता है, ये हमें बताता है कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी जो पर्सन है या ऑर्गेनाइजेशन है या ग्रुप है, उनके लिए ये सारी चीजें कैसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं, सोशल एक्टिविटीज भी बताता है ये आपको। सोशल एक्टिविटीज, आप समाज में किस तरीके का काम कर सकते हैं, जैसे किन चीजों, कौन सी चीजें लॉ के अगेंस्ट है, कौन सी लॉ के फेवर में है, ये भी आपको कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। जैसे जस्ट सपोज किसी ने किसी को मार दिया है ना, किसी का मर्डर कर दिया, तो ये सोशल एक्टिविटी के अगेंस्ट है या फिर ये सोशल एक्टिविटी के फेवर में है, कैसे जज करोगे। मर्डर किया, इट मींस कि ये क्या है, अगेंस्ट है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि हो सकता है जिसका आपने मर्डर किया हो गलती से हुआ हो सकता है जो मर्डर हुआ है वो अपने आप को सेल्फ डिफेंस की वजह से हुआ है। अब क्या हो जाएगा, अब वो सही हो जाएगी बात, है ना, वो आपके फेवर में हो जाएगा। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन द सोशल एक्टिविटीज
कि जो समाज है उसके अथॉरिटी क्या है, उसके बीच में रहने के लिए आपको किन नियमों का पालन करना पड़ेगा, किस तरीके से रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें थी जो कॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए कहता है आपको, या आपसे उम्मीद रखता है जो लॉ है और किसी भी नेशन का। कोऑर्डिनेशन करने के लिए कहता है या आपसे करवाता है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, इंपॉर्टेंस बताता है आपको लॉ नियम की, लाइबिलिटी ऑफ पोस्ट, आपके पास कोई पद है उसकी कितनी लाइबिलिटी है, ठीक है। अगर आपको छोटी सी जॉब भी मिलती है ना, गवर्नमेंट जॉब, उनकी भी कुछ अपने पावर्स होते हैं और कुछ उनके पास उनके दायित्व होते हैं। सोशल एक्टिविटीज के बारे में भी आपको कौन बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारी चीजें थी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है। नेक्स्ट आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, कब बनाया गया और इसकी नीड क्या पड़ी। इसके लिए आप ऐसे समझने की कोशिश करें, ज्यादा इसमें एक आंसर आप समझ लें कि ये अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 के दिन ये अडॉप्ट किया गया था, अडॉप्टेड, ओके। कौन सा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। अडॉप्ट किया गया था बट इनेक्ट किया गया, इनएक्टेड इन 26 जनवरी 1950। अब इसके पहले की थोड़ी सी बात समझते हैं कि ये अडॉप्ट और इनेक्ट में क्या अंतर है और ये कैसे स्टार्ट हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम भारतीय, हम स्वतंत्र होने वाले थे, कुछ ही समय रह गया था कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में, और जो हम भारतवासी थे हमें भी अंदाजा हो गया था कि जो ब्रिटिश सरकार है वो वर्ल्ड वॉर की वजह से परेशान हो चुकी है, वो अपने इंग्लैंड को बचाए या वो इंडिया पे अपना कैप्चर, अपना कंट्रोल रखे। तो ये उसके लिए मुश्किल हो रहा था, जिससे कहीं ना कहीं हम इंडियंस के अंदर, हम तो यहाँ से रिवॉल्ट कर ही रहे थे, बट उसके बावजूद जब जो ब्रिटिश आर्मी है या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गई थी वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो एक बार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इंडियन हमारे जो नेता थे, जो लीडर्स थे, उनसे कहा कि उन लोगों ने बात रखी कि ऐसा करें कि हमारा देश है ना, बहुत दिन से ये बात रखी जा रही थी लेकिन इस बात के बारे में ज्यादा कुछ चर्चा नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ समय पहले, 4 या 5 साल पहले ये बात मान ली गई ब्रिटिशर्स के द्वारा कि चलिए ठीक है, आप हमेशा ये बोलते हैं कि भारत आपका देश है और भारत के सारे कानून आपके हिसाब से होने चाहिए, तो हम आपको अथॉरिटी देते हैं कि आप अपने देश के कानून खुद बना लें, आप अपने देश की एक नियम बुक बनाएं, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम तो नहीं कहा जाता था, उस टाइम एक रूल बुक की तरह इसको बनाया गया था कि जो भारतवासी हैं वो अपने लिए कुछ नियम, कुछ अथॉरिटीज, कुछ लाइबिलिटीज की एक बुक बनाएंगे जिनको लॉ बोला जाएगा। उनको ये अथॉरिटी मिल गई और ये अथॉरिटी उस टाइम पे हमारी सिंगल एकमात्र संस्था थी जो कि पॉलिटिकली वर्क कर रही थी, उसका नाम था आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। इनको ये अथॉरिटी मिल गई और ये अथॉरिटी जैसे ही मिली उन लोगों ने बुक पे रूल्स और रेगुलेशंस बनाना स्टार्ट कर दिया। रूल्स और रेगुलेशंस तो बनाते जा रहे थे, लेकिन जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ हैं तब से वो बस बात कहने के लिए थी कि आप अपनी बुक बना लो, आपका भारत देश है, आप अपने नियम पे चलाओ। लेकिन एग्जैक्टली जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद हमें सीरियसली जरूरत पड़ी कि अब ब्रिटिशर चले गए, उनके साथ साथ उनके नियम और कानून भी चले गए, अब हमें जरूरत थी हमारे देश के लिए नए संविधान की, नए कानून की। उसके लिए 1947 अक्टूबर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर में के कंट्रोल में, आप कह सकते हो उनके प्रिविलेज में, एक पार्टी, एक ग्रुप बनाया गया जिसका नाम रखा गया उस ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना। बहुत लंबी कहानी है, उसको कभी और हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर एक उससे। तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। उस ड्राफ्टिंग कमेटी का ड्राफ्ट मतलब होता है कोई चीज को राइट करना, है ना, ड्राफ्ट बनाते हैं। तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो हेड थे और उनके साथ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने
विभिन्न देशों से अच्छी अच्छी चीजों को अपने देश में, अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखने की कोशिश करी, है ना। इसमें जापान, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड की भी बहुत सारी चीजें जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इनको अच्छी लगी थी, उनको उन्होंने वहां से अडेप्ट किया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया। आपको पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड लेवल पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बिगेस्ट, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में काउंट किया जाता है। अब दिन आ गया था 26 नवंबर 1949 को। इस दिन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके ऊपर भी एक कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, और उसके हेड थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को उस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा बना के बढ़िया से लिख के, जैसे आप कोई असाइनमेंट आपको टीचर देते हैं तो आप क्या करते हो, उसको पूरा बढ़िया से फाइल को तैयार करते हो, पूरी चीजें लिखते हो और उसको सबमिट करते हो अपने टीचर को। सेम ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरी जितनी भी ड्राफ्टिंग थी, जितने नियम थे, कानून थे, सबको उनमें लिखा और 26 नवंबर 1949 को राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को उसको दे दिया। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने मान लिया, अडॉप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा बना है और पूरी तरीके से इसे लागू किया जाएगा। और ठीक 2 महीने बाद जब नया साल लग जाता है ना 1 जनवरी के बाद, तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया, इनेक्ट कर दिया गया। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी समझने के लिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहले बनाया गया, फिर उसको सबमिट किया गया बाय द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और लास्ट में उसे इनेक्ट, लागू कर दिया गया सारी जनता पे, जिसे हम 26 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट करते हैं एज ए रिपब्लिक डे। ओके, सॉरी। अब यहाँ तक ये बात फिनिश हो गई। अब हमारा लास्ट और मेन टॉपिक रह जाता है प्रीएम्बल। अब ये प्रीएम्बल क्या होता है, हमने अभी पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, अ रूल बुक, है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी जगह की कोई बुक होती है उसे हम बोलते हैं, रूल से बनी हुई, रिटन रूल लिखी हुई कोई बुक है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब हर एक बुक में, जस्ट सपोज कि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है और हर एक बुक में एक पहला पेज होता है ना, जिसमें ये बताया जाता है कि उस बुक में अंदर क्या लिखा गया है, उस बुक का इनर मैटर क्या है। ऐसा तो नहीं होता है कि आप ऊपर के बुक के कवर पे पढ़ रहे हो कि यहाँ पे एसएसटी पढ़ रहे हैं और अंदर ओपन कर रहे हैं तो उसमें मैथ्स भी दिख रहा है, उसमें साइंस भी दिख रहा है, उसमें हिंदी भी दिख रहा है। ऐसे नहीं होता है। जो चीज आपको यहाँ फर्स्ट पेज पे समरी में समझाई जाएगी वही सारी चीजें अंदर है। तो हम एक इनडायरेक्ट वे में कह सकते हो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की समरी होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रीएम्बल। ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन की समरी है कि अंदर क्या है, किन चीजों के बारे में बताया गया है, उसको हम कहते हैं प्रीएम्बल। आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक का, जैसे सपोज ये कॉन्स्टिट्यूशन की बुक है, ठीक है, और इसका जो फर्स्ट पेज है जो आप ओपन करोगे, इंडेक्स बोलते हो आप अपनी नॉर्मल, या प्रीफेस बोलते हो अपनी नॉर्मल बुक्स में, वही आपका कॉन्स्टिट्यूशन में उसको प्रीएम्बल कहा जाता है। क्लियर? कॉन्स्टिट्यूशन अ लॉ ऑफ रिटन लॉज ऑफ बुक, है ना, और प्रीएम्बल उसके फर्स्ट पेज को कहा जाता है। चलिए इस प्रीएम्बल में क्या बताया गया है इनके बारे में पढ़ते हैं, शॉर्ट में पढ़ेंगे। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में किन चीजों के बारे में बताया गया है, और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल की बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले बोला गया है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतीय नागरिक, है ना, या हम सभी भारत के लोग, sovereign, socialist, secular, democratic, रिपब्लिक। और इनके 3 मूल मंत्र हैं, जस्टिस, लिबर्टी, आप ऐसे याद कर लो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी। जे से जस्टिस, एल से लिबर्टी और ई से
इक्वेलिटी। ये इनके 3 वर्ड हैं JLC, जिसका मतलब होता है 3 इनके मूल मंत्र जो कि ये हर किसी के लिए पॉसिबल है। चलिए बात करते हैं प्रीएम्बल की। इसमें साफ साफ लिखा है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम सभी भारतीय नागरिक या हम सभी भारत के लोग सोलेमनली अडॉप्टेड, हम शपथ ग्रहण करते हैं कि हम सॉवरेन, सबके साथ इक्वेलिटी, बराबर का धर्म का अधिकार रखेंगे, सॉवरेन रहेंगे, सोशलिस्ट, हम समाज के हिसाब से चलेंगे, हम समाज से अलग हटके कोई, उसके अगेंस्ट हटके कोई काम नहीं करेंगे, सेकुलर, हम सभी धर्मों का समान पालन करेंगे, हम सभी धर्मों के बारे में सोचेंगे, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे किसी भी धर्म के लोगों को आहत पहुंचे या उनके धर्म को नुकसान हो या उनकी जो मानसिक या किसी भी तरीके से उनको कोई पीड़ा हो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने तरीके की चीज़ें, लॉ, अथॉरिटी, लाइबिलिटी, जो भी लिखा गया है रूल्स, उनको फॉलो करेंगे और हम अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के अकॉर्डिंग ही अपने देश के नियम कानून को चलाएंगे। इनके साथ ही इन्होंने 3 चीज़ों को फॉलो किया है। जस्टिस, हमारे लिए सबसे पहले जो लॉ है उसमें क्या होगा, जो कोर्ट होती है वो उसमें सबसे पहले बात कही जाती है कि न्याय सबके लिए बराबर है ना। अमीर हो, गरीब हो, सीएम हो, पीएम हो, नॉर्मल कोई लेबर हो, कोई काम करने वाला मजदूर हो, कुछ भी हो, सबके लिए नियम बराबर है, सबके लिए न्याय इक्वल है। नेक्स्ट है लिबर्टी, स्वतंत्रता, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता, फ्रीडम्स की बात कही गई है, जैसे आपको बोलने का अधिकार है, आपको धरना, डिफरेंट जो हड़ताल है वो करने का अधिकार है, आपको पूरे देश में जो हमारा रिपब्लिक इंडिया है उसमें कहीं भी जाने, घूमने, प्लॉट खरीदने, फ्लैट खरीदने, रहने की पूरी फ्रीडम है। तो लिबर्टी है हर जगह जाने की स्वतंत्रता, घूमने की, खाने की, अपनी बात को पूरी तरीके से कहने की। सो लिबर्टी मीन्स होता है फ्रीडम। तो ये सारी चीजें करने की आपको फ्रीडम दिया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और इसीलिए ये मेन पॉइंट्स हैं और इनको प्रीएम्बल में इंक्लूड किया गया है। एंड लास्ट आ जाता है इक्वेलिटी। जैसे कुछ टाइम पहले हमारे देश में कुछ अलग तरीके के अवसाद चलते थे, अनटचेबिलिटी होता था और नीची जात ऊंची जात होता था। आज के टाइम पे क्या है, हर कोई इक्वल है, हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग, हर राज्य के लोग, चाहे वो राजा हो, रानी हो, पैसा कहीं भी हो, अगर आपने ट्रेन में टिकट अपनी रिजर्वेशन करवाया तो कोई ये नहीं बोलेगा। जैसे गांधी जी का एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ था साउथ अफ्रीका में कि वो काले रंग के थे और गोरे जो साउथ अफ्रीका में चढ़े उन्होंने बोला कि नहीं, आपके पास टिकट है तो भी आप जो ग्रेड होता है या जो अमीर लोगों के लिए जो डिब्बे बने उसमें आप रिजर्व होने के बाद भी आप वहाँ नहीं बैठ सकते। तो इस तरीके की कोई भी इंसिडेंट इंडिया में नहीं होंगे और सबके लिए इक्वेलिटी है। अगर आपने टिकट लिया है, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो आप, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की बात हो, चाहे वो आप MP बनना चाहते हो, राज्यसभा में मेंबर, लोकसभा में मेंबर, आप कहीं भी जाना चाहें, आप सबके लिए इक्वेलिटी बराबर है। तो ये एक प्रीएम्बल का शॉर्ट फॉर्म था। कुछ चीजें आपको याद रखनी है, यहाँ 3S है और 1D और यहाँ पे JLE, इनको याद रखना है। यहाँ पे फिनिश होता है हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी का, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन का। इसके आगे हम डिफरेंट पढ़ेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप इन पॉइंट्स को क्लियर करें, लर्न करें और बुक रीडिंग करें। नमस्कार एंड